नमस्कार। आमने सामने के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, माणिक राव ठाकरे। माणिक राव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब। बार बार वो फिर से सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री के बीच में मान भी गए थे, पीछे हट गए थे इस मुद्दे से, लेकिन फिर से एक बार उन्होंने कहा कि बाद में ही तय किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री का पद जो है उस, या किसको दिया जाना चाहिए किसको नहीं, ये बाद में तय किया जाना चाहिए। देखिए कुछ बातें तो उनका क्या मकसद मतलब हो सकता है, लेकिन ये तो सही बात है कि कांग्रेस के ही ज़्यादातर पार्लियामेंट में उम्मीदवार चुन के आने वाले, और ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी अगर कोई छोटी छोटी पार्टी जो जुड़ी हुई है, उनके कोई नेतागण कहते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं उनके भी इनको ये मिलना चाहिए या हम भी इसमें हैं, तो मैं समझता हूँ कि आंकड़े का खेल रहता है। तुम्हारे पास अगर फिगर्स है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन वो आंकड़े के फिगर्स तक पहुँचना ये कांग्रेस के लिए आसान है। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा फिगर्स रहने वाला है, इसलिए कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये सभी लोगों को पता है। इस बारे में कोई लोगों के दिल में दो बातें ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये बनेंगे या वो बनेंगे। सभी को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी बनेंगे। माणिक राव जी, इस बार ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह से पहले 27 और 21 का आंकड़ा कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट थी, इस बार 26 और 22 हुआ, तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 26 के अंदर एक उनके कोटे का जो आरपीआई का रामदास अठावले जी थे, उनको सीट 21 में दी जाती रही, उनको यहाँ से 26 में आप दे रहे हैं, यानी 2 सीटों का कहीं ना कहीं से आप लोगों ने सरेंडर किया है उनके सामने। नहीं, सरेंडर की बात नहीं है। उन्होंने जो पहले से जिक्र किया था वो पहले से 26 उनको चाहिए थी, 22 में देना चाहते थे। बाद में उन्होंने 24 के आधार पे वो है, लेकिन हमने पहले से ही किया था कि जो पहले का जो समझौता है जो 2004 में जो फाइनल हुआ है वही आधार रहेगा, उससे हम पीछे जाने का कोई कारण नहीं है। जिला पर चुनाव रहे, बाकी जितना भी वोटिंग परसेंटेज रहो पिछले 4 साल के अंदर कांग्रेस को ही ज़्यादा उसको आगे कांग्रेस है, तो कोई कारण नहीं है कि ऐसा उनको ज़्यादा बढ़ा के देने के बारे में। लेकिन जब चर्चा चलती रही तो चर्चा में से आप जो कह रहे हैं तो उसमें 2 सीट का बात आ गई है। जो 22वीं हमें सीट छोड़ना था उनको, 21 तो सीट हमने क्लियर 1-2 चेंज करके उनको छोड़ दी थी, लेकिन 22वीं सीट देने के बारे में है तो वो आरपीआई को किसी भी कैंडिडेट को वो देना नहीं चाहते थे। एक तो रामदास आठवले को भी उन्होंने कह दिया था कि हमारी तरफ से आपको नहीं मिलेंगे, आप अगर कांग्रेस देती होंगी तो आप देखो क्या करना है वो। दूसरा जो अमरावती का था वो भी हमारी तरफ था। उस परिस्थिति में उन्होंने कहा था कि हमें 1 सीट और चाहिए, जो भी कुछ पालघर या बाकी जो मेजर सीट है वो उनको चाहिए थी, लेकिन हमने कहा कि वो आरपीआई की 2 सीट है, 2 में से 1 आपके नाम से लिखी जाएंगी, 1 हमारे नाम से लिखी जाएंगी। तो उन्होंने अमरावती को हमने कहा था कि अकोला या अमरावती आप कोई भी डिमांड करो हम देंगे आपको, तो आखिरकार उन्होंने अमरावती मान लिया है, जहाँ पर हमने चाहा था कि वो गवई जो है हमारे कैंडिडेट वो रहेंगे, वो भी उन्होंने मान लिया है। शिरडी के बारे में हम भी छोड़ना नहीं चाहते थे, वो भी छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर भी आखिरकार जब रामदास आठवले जी से हमारा संपर्क हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे अगर ये सीट दी जाए शिरडी की तो हम कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए आगे के लिए भी तैयार हैं। तो उनसे बातचीत होने के बाद वो फाइनल हुआ है कि अब रामदास आठवले जी को वो सीट भी दे दी जाए। मतलब आरपीआई को भी डिवाइड ठीक से हो गया है दोनों तरफ, तो और संख्या में भी उनका जो 22 का ये फिगर्स था हमने ठीक से ये कर दिया, लेकिन कोई सीट हम छोड़े या पीछे आए ऐसी कोई बात उसमें हुई ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो बाकी उम्मीदवार आपके कई जगह खड़े हैं खुद की आपकी पार्टी के, तो उनके लिए आपका क्या इलाज है, क्या करेंगे, किस तरह से उनको नहीं, बनाएंगे? ये तो बात है कि उम्मीदवारी बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी डिमांड की थी, लेकिन कुछ एक ही फाइनल हो सकता है, सभी को तो हम नहीं दे सकते। ऐसे हालत में कुछ हमारी तरफ कंप्लेंट्स भी आ रही है, कुछ नाराज़गी भी है, तो उनके ऊपर हमने 4-5 दिन से कंटिन्यू हर सबको बुला के उनसे बात करके बहुत सारे उसमें से हमने किया है, सभी को समझाया है और उस काम में भी लगे हुए। कुछ जगह पे अभी बात रही है तो भी मैं समझता हूँ कि उनको समझाने में हम कामयाब रहेंगे। पूरी तरह कांग्रेस के साथ सब लोग काम करेंगे, सब जन जुड़ेंगे। अच्छा, आपके यह जो उम्मीदवार हैं नॉर्थ से संजय निरुपम, उनके बारे में जिस तरह से अभिनेता संजय दत्त का बयान आया है
कि उनको टिकट कांग्रेस ने दे दिया, जबकि उन्हीं की वजह से उनके पिता सुनील दत्त। ये बात तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ डिसीजन दिया हुआ है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो सभी को पता भी था कि इस तरीके से वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और समाजवादी के अगर पदाधिकारी होकर वो हमारे कांग्रेस के ऊपर इस तरीके से बात करते थे पॉलिटिकली, ये संजय निरुपम जी के बारे में ये जो कहना गलत, सारा गलत है। आखिरकार सुनील दत्त जी ने संजय जी को वहाँ पे आशीर्वाद दिया था, उनको पार्टी में लेने के लिए उन्होंने हाँ कर दी थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सुनील दत्त जी बहुत निराश थे या उनके ऊपर ऐसा इस तरीके से कांग्रेस में लेने के बाद बहुत परेशान थे, ऐसी कोई बात नहीं है। परेशान होंगे, उनका कारण जो संजय निरुपम जी ने बताया वो कारण हो सकते हैं। संजय दत्त के बारे में वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन संजय निरुपम के बारे में इस परेशान होकर उनकी तबीयत के बारे में उससे लिंक करना, उसको जोड़ना, मैं समझता हूँ सरासर अभी पॉलिटिकली बात कर रहे हो, वो पॉलिटिकली हिसाब से हम लेते हैं, उसमें कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो उसमें कुछ ज़्यादा जो है संजय दत्त ज़्यादा को महत्व देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं उसमें। अच्छा, दूसरे आपके दूसरे उत्तर मुंबई से जो पहले सांसद थे गोविंदा जी, उनको कंसीडर नहीं किया पार्टी ने, इस वजह से दुखी है वो कि उनको कंसीडर क्यों नहीं गोविंदा किया जी ने पहले स्पष्ट कहा था कि मुझे इस वक्त चुनाव नहीं लड़ना है। मेरे पास भी बात हुई थी, हाईकमांड को भी उन्होंने बताया था। मुझे नहीं लगता कोई इसमें जरूरत है। दूसरे सर क्या कहना चाहेंगे, इसलिए कि आप जा रहे हैं चुनाव में, अब यहाँ पे 16 तारीख से यहाँ मतदाता आप मतलब अपने मतदान का बिल्कुल, इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारे क्या कहना इस चाहेंगे वक्त मतदाताओं से? हमारे बाजू तो भक्कम है कांग्रेस की। जो यूपीए के जो अचीवमेंट है, जो पिछले 4.5-5 साल में के अंदर जो डेवलपमेंट किया है पूरे देश के अंदर, जो पूरे दुनिया के अंदर एक जो देश की छवि ऊपर आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है, उनकी अलग अलग नीतियों के कारण हुआ है। इसलिए लोग हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छे डेवलपमेंट्स किए हुए हैं। इसके आधार पर हमें कांग्रेस को दोबारा चुनवा के देंगे। हमें नहीं लगता कोई अपोजिशन के पास कोई आज मुद्दा हमारे खिलाफ उपस्थित। लेकिन विपक्ष के पास एक मुद्दा आतंकवाद का है कि मुंबई जैसे ये स्थान पर सरासर जिस तरह गलत है। यूपीए के उसके पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर रहे, उनके काल में जो बातें हुई संसद के ऊपर, अक्षरधाम के ऊपर, जो उन्होंने काबुल ले जाके कुछ लोगों को छोड़ा है, उनकी तरफ से जो बात यहाँ पे कुछ हादसे हुए है, ये तो बात स्पष्ट है कि वो सीरियस नहीं थे। उन्होंने दूसरे के ऊपर एक कीचड़ फैलाना कि तुम इस तरह तुम्हारे काल में ज़्यादा होता है, तो लोग ये समझ चुके हैं कि कौन शासन चला सकता है, कौन दहशतवाद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ये पूरे लोगों को पता है। हमें कोई उससे डर नहीं लगता। जो भी प्रचार अपप्रचार कांग्रेस के खिलाफ वो करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर उलटने वाला है, उनके ऊपर उल्टा उनके ऊपर ये होने वाला है कि भाई ये तो आपने कुछ नहीं किया, कांग्रेस कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी उनका हथियार चलने वाला नहीं है, कांग्रेस ही आगे आएगी। क्या उम्मीद है महाराष्ट्र में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। कितनी, फिर भी क्या उम्मीद लगाई आपने? नहीं, ऐसा नहीं, टोटल नहीं बता सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की आएंगी, पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच। तो ये थे माणिकराव ठाकरे जी, जो बड़ी खूबसूरती से चुनावी गहमियों के बीच हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। अगले दिन फिर से मिलेंगे इसी तरह की किसी बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।